तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ मई 2023 की मंथली मैगजीन के साथ। और इसका हम 5वां जो पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट में पहला टॉपिक जो है वो हम पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा जो प्रकरण है वो हम पढ़ने वाले हैं आज, और इसमें हम पढ़ेंगे गैस आधारित अर्थव्यवस्था यानी गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में। हाल ही में ये मई 2023 में सुर्खियों में क्यों, सबसे पहले ये समझेंगे। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत में प्राकृतिक गैस की खपत में एक साल पहले की तुलना में 6% की गिरावट आई है, ठीक है। और ये गिरावट भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के समक्ष चुनौती पेश कर रही है, इसलिए सुर्खियों में है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में जानें तो भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का आशय भारत की जो ऊर्जा स्रोत हैं, एनर्जी जो मिक्स हैं, उसमें प्राकृतिक गैस के उपयोग को अधिकतम करना है। भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से बढ़ा करके 15% करना है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व समझें तो इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में, ऊर्जा दक्षता के रूप में, इसके अलावा तीव्र और कुशल परिवहन के रूप में, इसके अलावा बहुउपयोगी ऊर्जा स्रोत के रूप में, नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में, बैकअप स्रोत के रूप में, इसके अलावा निरंतर आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था का महत्व, गैस आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व में पहला बिंदु है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत। हालांकि प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन ही है, लेकिन प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन के लिए ये कोयले की तुलना में लगभग 40% कम और तेल की तुलना में 40-20% कम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित करती हैं। कोयला जो है उससे 40% कम गैस जो होती है वो CO2 उत्सर्जित करती है, और जो तेल है, तेल की तुलना में 20% कम CO2 उत्सर्जित करती हैं। इससे तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित मुख्य वायु प्रदूषकों का कम उत्सर्जित होना होता है, जैसे कणिकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकल मैटर, इसके अलावा पार्टिकल मैटर जो 2.5 है वो, इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो भी कम उत्सर्जित होते हैं। ऊर्जा दक्षता की बात करें तो कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में प्राकृतिक गैस से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन तेल या कोयले जैसे अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बहुत कम खर्चीला है, ठीक है। इसके अलावा तीव्र और कुशल परिवहन है। यदि प्राकृतिक गैस हो तो -61.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। -161.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है, तो ये तरल अवस्था में बदल जाती है। इसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG कहते हैं, ठीक। इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कहते हैं। तरल अवस्था में ये अपने मूल आयतन का केवल 1/600वां हिस्सा रह जाती हैं। इससे प्राकृतिक गैस को भंडारित करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान हो जाता है। बहुउपयोगी ऊर्जा स्रोत देखें। प्राकृतिक गैस या LNG के रूप में विद्युत ग्रिड, हीटिंग सिस्टम, खाना पकाने के लिए घरेलू उपकरण, कुछ अन्य प्रकार के वाहनों को प्रदान करती हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में बैकअप स्रोत देखें तो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा स्रोतों जैसी ऊर्जा की लगातार आपूर्ति कभी कभी बाधित हो सकती है। इसके चलते पावर ग्रिड में ऊर्जा की लगातार आपूर्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक गैस से चलने वाले जनरेटर ऊर्जा का आदर्श बैकअप हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वच्छ ऊर्जा आधारित विद्युत प्रदान करते हैं और इन्हें कम समय में चालू किया जा सकता है। इसके अलावा निरंतर विद्युत आपूर्ति के लिए लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हैं। सरकार ने 24/7 सितंबर यानी कि 24/7 निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त किया। 24/7 का मतलब है 24 घंटे और 7 दिन, 24/7 समझ लो, 24/7 निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने में गैस आधारित ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG व्यावसायिक और आवासीय दोनों प्रकार के परिसरों में खाना पकाने, घरों को गर्म रखने अथवा ठंडा रखने संबंधी ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती हैं। अब हम समझते हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ, और उससे पहले जो हैं हम LNG के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक गैस मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन सहित हल्के हाइड्रोकार्बन का गंधहीन व गैसीय मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस में पाए जाने वाले अनेक यौगिकों में CO2, हीलियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन शामिल होते हैं। ये न तो संक्षारक हैं और न ही विषाक्त हैं। इसका प्रज्वलन ताप जो है उच्च होता है। इसका ज्वलनशील रेंज भी संकीर्ण होता है। प्राकृतिक गैस के प्रकार देखें तो परंपरागत प्राकृतिक गैस ये चट्टानों की परतों के बीच में दरारों और संकरी जगहों में पाई जाती हैं।
दूसरा है गैर परंपरागत प्राकृतिक गैस। ये शैल, बलुआ पत्थर और अन्य प्रकार की तलछट चट्टानों की कुछ अवसंरचना के भीतर छिद्रों यानी रिक्त स्थानों में पाई जाती हैं। इसे शैल गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा एसोसिएटेड नेचुरल गैस, ये कच्चे तेल के भंडार के साथ पाई जाती हैं। इसके अलावा कोल बेड मीथेन, ये कोयले के निक्षेपों में पाई जाती हैं। अब हम समझते हैं भारत में एलएनजी टर्मिनल। एलएनजी टर्मिनल और कंपनी कौन सी? एलएनजी टर्मिनल एक तो गुजरात में है और एक महाराष्ट्र में है। गुजरात में 2 हैं, दाहेज टर्मिनल एलएनजी का। इसके अलावा गुजरात में हजीरा जो है वहाँ पर भी इसका टर्मिनल है। महाराष्ट्र में दाभोई जो है वहाँ पर ये टर्मिनल एलएनजी का है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। कंपनी देखें तो दाहेज वाला गुजरात का जो टर्मिनल है उसे जो है पेट्रोनेट एलएनजी कंपनी चलाती है। इसके अलावा हजीरा गुजरात वाला जो है उसे शेल एनर्जी इंडिया चलाती है। इसके अलावा दाभोई महाराष्ट्र वाले को रत्नागिरी गैस एंड पावर जो है चलाती हैं। निर्माणाधीन एलएनजी टर्मिनलों की बात करें तो एलएनजी टर्मिनलों में एक तो ओडिशा में धामरा बन रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जयगढ़ और गुजरात में जाफराबाद ये बन रहे हैं। ओडिशा धामरा वाला जो है बन रहे उसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अलावा महाराष्ट्र जयगढ़ वाले को एच एनर्जी गेटवे। इसके अलावा जाफराबाद गुजरात वाले को स्वान एनर्जी बनाएगी। बात करें यहाँ पर प्राकृतिक गैस के प्रकार के तो वो कर ली हमने। भारत के एलएनजी आयात के स्रोत देश देखें तो भारत के एलएनजी आयात स्रोत के रूप में देश 2021 की ये रिपोर्ट है, उसमें 13% अन्य देशों में शामिल है। 42% कतर अकेला देश जो है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है भारत में। 16% यूएसए, 13% यूएई और नाइजीरिया 6%, ओमान 5% और अंगोला 5% करता है और 13% अन्य देशों से प्राप्त होती हैं। अकेला जो है सर्वाधिक गैस आपूर्ति करता देश में शामिल है कतर, जो 42% भारत में गैस की आपूर्ति करता है। अब हम बात करते हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों में पहला है अनुमान संबंधी अस्थिरता। पिछले 2 दशकों में भारत के ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने संबंधी लक्ष्यों में परिवर्तन होता रहा है। आरंभ में कुल ऊर्जा स्रोत में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2025 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में संशोधित करके 2032 तक 11% करने का लक्ष्य रखा गया। फिर इस लक्ष्य में बदलाव करके 2030 तक जो है 15% कर दिया गया। इन परिवर्तनों के कारणों की पहचान किए बिना लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति की निगरानी और उनका विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है। दूसरी चुनौती हैं ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। प्राकृतिक गैस की हमारी वर्तमान मांग का लगभग 50% अन्य देशों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी के आयात से पूरा किया जाता है। इस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने से आयात पर अधिक खर्च करना पड़ेगा और अन्य देशों पर निर्भरता भी बढ़ेगी, जो भू राजनीतिक दृष्टि से जोखिम वाला कदम है। तीसरी चुनौती है कर के मामले में प्रतिस्पर्धा समानता का अभाव। प्रतिस्पर्धी समानता का अभाव, तो टैक्स के मामले में प्रतिस्पर्धी समानता यहाँ पर नहीं मिल रही है, उसका अभाव है। उदाहरण के लिए कोयला पर 5% की दर से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लगाया गया है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इस पर तुलनात्मक रूप से अधिक कर लगाया जाता है। अगली चिंता है डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। भारत की रणनीति दीर्घकाल में अपनी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइजेशन की ओर ले जाने की है। ऐसे में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना डीकार्बोनाइजेशन रणनीति के अनुरूप नहीं है। इस वजह से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए वर्तमान में बुनियादी ढांचे का निर्माण और इससे निवेश भविष्य में अलाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अवसंरचना संबंधी बाधाएं भी हैं। भारत में वर्तमान में गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन एंड भंडारण सुविधा जैसी अवसंरचनाओं की कमी है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी है। अवसंरचना संबंधी चिंताओं के अलावा हालांकि प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन माना जाता है, किंतु इसके दोहन, उत्पादन और दहन से भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो आगे की राह के रूप में हम समझेंगे किरीट पारीख समिति की अन्य सिफारिशों को लागू करने पर विचार करने की जरूरत है। किरीट पारीख क्या सिफारिशें करती हैं, उनको लागू करनी चाहिए। समिति की अन्य सिफारिशों में लीगेसी फील्ड्स से प्राप्त प्राकृतिक गैस के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और बाजार निर्धारित मूल्य को लागू करना चाहिए और प्राकृतिक गैस को जीएसटी व्यवस्था के अधीन शामिल मतलब किरीट पारीख समिति की अन्य सिफारिश को लागू करने में क्या करना चाहिए? समिति जो किरीट पारीख समिति ने जो सिफारिशें की है उनकी अन्य सिफारिशों में लीगेसी फील्ड्स से प्राप्त प्राकृतिक गैस के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और बाजार निर्धारित मूल्य को लागू करना और प्राकृतिक गैस को जीएसटी व्यवस्था के अधीन लाना शामिल है।
तो ये मतलब जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, ऐसी क्रेडिट पारिक समिति की सिफारिश है। दूसरी आगे गिरा हो सकती है, प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ाने में उपाय करना चाहिए। बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन, आवासीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इस दिशा में कर लाभ, सब्सिडी जैसे नीतिगत प्रोत्साहन और लक्षित योजनाओं की घोषणा जैसे उपाय शामिल हैं। तीसरा हम कर सकते हैं मौजूदा गैस परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि। केंद्र, राज्य, निजी क्षेत्र को गैस आधारित संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए। ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति जो हैं उसकी रिपोर्ट में 14.3 GW यानी गीगावाट की क्षमता वाले ऐसे गैस आधारित संयंत्रों की पहचान की गई है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इनमें 650 बिलियन रुपये से अधिक का निवेश किया गया है, जिनमें से अधिकांश राशि बैंकों द्वारा उधार दी गई है। इसके अलावा आयात स्रोतों में विविधता लाना, भारत को मौजूदा द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए प्राकृतिक गैस के आयात स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही गैस की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा अनुसंधान और विकास, प्राकृतिक गैस के दोहन, उत्पादन और उपयोग से संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा का उत्पादन और वितरण पूरे देश में एक ही गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। इससे मांग और आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो ये सब हमने समझा। अब हम समझेंगे यहाँ पर गैस आधारित अर्थव्यवस्था में की दिशा में की गई पहलें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश। किरीट पारिक की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। प्रमुख संशोधनों में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या किरीट पारिक की सिफारिशों को शामिल किया गया है? पहला है प्रशासित मूल्य तंत्र यानी APM, ठीक है। प्रशासित एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम को जो भी होगा APM में आधारित गैस की कीमतों के APM आधारित गैस की कीमतों के निर्धारण के लिए आयातित कच्चे तेल की कीमत को बेंचमार्क बनाया गया है। गौरतलब है कि पहले 4 अंतर्राष्ट्रीय गैस ट्रेडिंग हब के आधार पर प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमतें तय की जाती थी, अब APM के आधारित की जाती है। इसके अलावा अब गैस की कीमतों को वर्ष में 2 बार की बजाय मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारी एक पॉलिसी रणनीति जो है पहल के रूप में दिखाई देती हैं। इसका उद्देश्य निम्नलिखित पहलों के माध्यम से घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसमें मौजूदा गैस क्षेत्रों से गैस निकालने के कार्य में तेजी लाना। दूसरा, मार्जिनल गैस फील्ड या छोटे गैस फील्ड का विकास करना। इसके अलावा डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर वाले गैस फील्ड और छोटे गैस फील्ड से उत्पादित गैस को बेचने की स्वतंत्रता देना। इंडिया गैस एक्सचेंज की शुरुआत, भारत के पास अब अपना स्वयं का गैस एक्सचेंज है। ये गैस की प्रतिस्पर्धी स्वदेशी बेंचमार्क कीमत निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है। इंडिया गैस एक्सचेंज की शुरुआत। इसके अलावा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए एकीकृत टैरिफ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की विनियामक बोर्ड PNGRB ने PNGRB यानी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण विनियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन प्राकृतिक गैस पाइपलाइंस के लिए एकीकृत टैरिफ से संबंधित विनियमों को शामिल करने के लिए किया गया है। इसके अलावा ये वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में एक प्रयास है। इसके अलावा आवश्यक गैस अवसंरचना का निर्माण, इसके अंतर्गत LNG टर्मिनल्स जैसे गुजरात में दाहेज और हाजीरा और महाराष्ट्र में दाभोल, केरल में कोच्चि, ये जो LNG टर्मिनल्स है। इसके अलावा राष्ट्रीय गैस ग्रिड और सिटी गैस वितरण यानी GCD नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो आवश्यक गैस अवसंरचना का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों में प्रधानमंत्री गंगा परियोजना और उत्तर पूर्व गैस ग्रिड परियोजना विकसित करके गैस ग्रिड में जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संक्षिप्त सुर्खियाँ, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, पर्यावरण से जुड़ी शॉर्ट्स में पहली हैं मध्य एशियाई उड़ान मार्ग, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो यह है CAF। प्रवासी पक्षियों और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग CAF में पकड़ पड़ने वाले उनके पर्यावासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए उनके रेंज में आने वाले देशों की बैठक आयोजित की गई हैं। प्रवासी पक्षी और उनके मध्य एशियाई उड़ान मार्ग से जो CAF है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है, उसमें पड़ने वाले उनके पर्यावासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इनके रेंज में आने वाले देशों की बैठक आयोजित की गई है।
इस बैठक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया था। CAF यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF कैफ उन 9 उड़ान मार्गों जैसा कि दिखाया गया है चित्र में, इन 9 उड़ान मार्गों में से एक हैं। इनकी पहचान प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय यानी कि CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पाइसीज यानी स्पीसीज जो भी हैं उनकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो भी हैं उन प्रवासी प्रजातियों पर अभी समय के तहत की गई है। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। उड़ान मार्ग पक्षियों के समूहों द्वारा अपने वार्षिक चक्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रजनन क्षेत्र और विश्राम क्षेत्र और शीतकालीन ठहराव जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो प्रवासी पक्षियों और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग को लेकर के ये देखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब CAF जो है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है, इसमें 30 देशों में जल पक्षियों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल हैं। इनमें से अधिकतर रूस के साइबेरिया में अपने सबसे उत्तरी प्रजनन क्षेत्र को पश्चिम और दक्षिण एशिया, मालदीव और ब्रिटिश हिंद महाक्षेत्र में सबसे दक्षिणी गैर प्रजनन क्षेत्र शीतकालीन ठहराव क्षेत्र से जोड़ते हैं। प्रवास भारत इस प्रवासी पक्षी मार्ग का उपयोग करने वाले पक्षियों की 90% से अधिक प्रजातियों का महत्वपूर्ण विश्राम स्थल यानी कि स्टॉप ओवर है। उल्लेखनीय है कि भारत ने प्रवासी पक्षियों और उसके पर्यावास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 से 2023 भी बनाई है। प्रवासी पक्षियों का महत्व क्या है? ये कीट नियंत्रक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फैलाने में योगदान करते हैं। इसके अलावा प्रजातियों की विविधता यानी प्रचुरता में वृद्धि करते हैं। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों के लिए आय का स्रोत उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण को चिंताजनक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। अगली है चीता परियोजना, चीता प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की निगरानी के लिए चीता परियोजना संचालन समिति यानी कि CPSC का गठन किया है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी इसको हम कहते हैं CPSC। तो चीता परियोजना संचालन समिति इसको कहते हैं, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। 11 सदस्यीय CPSC में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति का मुख्य कार्य चीता परियोजना में कार्यान्वयन की निगरानी करना है। यह समिति 2 साल तक प्रभावी रहेगी। चीता परियोजना किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना ये है। चूँकि चीता पारिस्थितिक तंत्र के एक कीस्टोन जाती हैं, पारिस्थितिक तंत्र की कीस्टोन जाती हैं, इसलिए इस परियोजना से खुले वन और घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करने, जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क यानी KNP में नामीबिया से लाई गई चीतों से पैदा हुए शावकों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण CPSC का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट चीता की संधारणीयता के सामने मौजूद चुनौतियाँ। चीतों की लंबी दूरी तक आने जाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि KNP यानी कूनो नेशनल पार्क के पास बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध हैं। ये चीते अपने नए पर्यावास में फैल जाने और घूमने, शिकार की खोज में निकलने और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आक्रामकता दिखाने जैसे व्यवहार सीखने में भी अभी असमर्थ हैं। इन चीतों के पुनर्वास के स्थान पर उनके मूल पारिस्थितिक तंत्र के समान शिकार की उपलब्धता नहीं है। जटिल स्थलाकृति और दुर्गम इलाका होने के कारण कुशल कर्मियों के अभाव के कारण चीतों के स्थानांतरण के बाद इनकी गिरावट में इनकी निगरानी में कठिनाई पैदा हो रही है। देश भर के जंगलों में आवारा कुत्तों की बड़ी आबादी पाई जाती है। ये कुत्ते पर्वोवायरस जैसे रोग जनकों के वाहक होते हैं जो चीतों के लिए घातक होते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है बाघ स्थानांतरण। ध्यान दीजिएगा, बाघ स्थानांतरण मई 2023 में सुर्खियों में क्यों है, ध्यान दीजिएगा। टाइगर जिसको कहते हैं ट्रांसकोलोकेशन, भारत की पहली अंतर्राज्यीय बाघ परियोजना जो हैं विफल हो गई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 2 बाघों को एक राज्य में से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना था। इसके तहत मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक बाघिन सुंदरी को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था।
इस परियोजना में निम्नलिखित 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था इस परियोजना को। पहला तो मुख्यतः अपने इलाकों को लेकर बाघों के बीच होने वाली लड़ाई को कम करने के लिए, बाघों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इनकी संख्या को कम करने के लिए। दूसरा, उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना जहाँ अलग अलग कारणों से इनकी आबादी काफ़ी कम हो गई है। परियोजना की विफलता के प्रमुख कारणों में बाघों के शिकार की कम उपलब्धता, दूसरा कर्मचारियों में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी, तीसरा बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव और चौथा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रदान की गई धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करना। बाघ और मानव के बीच संघर्ष भी इसमें एक प्रमुख कारक विफलता का कारण है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में 2 वन्य जीव संभाग जैसे महानदी और सतकोसिया शामिल हैं। ठीक है, ये वन्य जीव संभाग हैं। सिमिलीपाल के बाद सतकोसिया उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है और सतकोसिया भी उड़ीसा में है। वर्तमान में सतकोसिया में कोई भी बिग कैट्स यानी बड़े विडाल वंशी मौजूद नहीं है बिग कैट्स में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी की मैकल श्रेणी में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1869 में आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया था। वर्ष 1933 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। वर्ष 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों में फैला हुआ है। बांधवगढ़ की बाघों की आबादी का घनत्व भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक बांधवगढ़ में बाघों की आबादी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन 2005 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। अब हम समझते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन WLP एक्ट 1972। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने WLP यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। अब बंदी अवस्था यानी कि कैप्टिव में प्रजनन कराने या अधिनियम की अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित नमूने की कृत्रिम रूप से वंश वृद्धि कराने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कहा गया है। अनुसूची 4 का परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त श्रेणी के विशेष जीवों, लाल पांडा, कुत्तों, भेड़ियों, बिल्लियों, वानर, चिंपैंजी, गिब्बन और पौधों की विविध प्रजातियों से संबंधित अनुसूची 4 हैं। और अनुसूची 4 जो है उसकी परिशिष्ट 1 जो है इन सब से संबंधित हैं। इनके आयात के नियम कठोर हैं। इससे पहले सिटीज़ के तहत जो हैं एक जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, ऊपर के नियमों में कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसीज यानी लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। तो ये सिटीज़ के तहत संरक्षित विदेशी प्रजातियों में बंदी अवस्था में प्रजनन को विनियमित नहीं किया गया था। एक अगली जो सुर्खी है वो है समुद्री तितली यानी सी बटरफ्लाई की। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, इसका चित्र भी दिया है, बेहद खूबसूरत है। समुद्री तितली यानी सी बटरफ्लाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थेकोसोमाटा, थेकोसोम भी कहते हैं इसको, थेकोसोमाटा। वर्ग है टेरोपोडा का, टेरोपोडा इसका वर्ग है। मुख्य विशेषताएं हैं घोंगे के समान इनके भी मांसपेशी युक्त पैर जैसी अवसंरचना होती हैं। इनका उपयोग ये पानी में तैरने के लिए फ्लिपर्स के रूप में करती हैं। इन्हें समुद्री तितली भी कहते हैं। ये उभयलिंगी जीव हैं। इसमें नर और मादा दोनों के जनन अंग होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी जीव हैं। इन पर कैल्सीकृत और कैल्सीफाइड पारदर्शी खोल होता है। पारदर्शी ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इस खोल का आवरण इन्हें समुद्र की अम्लीयता में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। अब हम बात करते हैं समुद्री तितली की। तो ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के तहत समुद्री तितलियों गैस्ट्रोपोडा वर्ग के गैस्ट्रोपॉड मोलस्क तथा मुक्त तैरने वाले समुद्री घोंघों के एक समूह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इनका अस्तित्व महासागरीय अम्लीकरण में वृद्धि के कारण खतरे में है। समुद्री तितलियों और महासागरीय अम्लीकरण क्या है देखिएगा। विश्व के महासागर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन का लगभग 1/4 भाग जो है अवशोषित करते हैं। अवशोषण के दौरान CO2 समुद्री जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल के pH स्तर में गिरावट आती है और अम्लीयता बढ़ती है। इस प्रक्रिया को महासागरीय अम्लीकरण के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन आयन सांद्रता में कमी आती है। इसलिए इससे समुद्री तितलियों के लिए कार्बन आयनों की उपलब्धता में कमी रहती है।
महासागरों की अम्लता सर्दियों में सबसे अधिक होती हैं क्योंकि ठंडा जल गर्म जल की तुलना में अधिक CO2 को अवशोषित करता है। इसका कारण ये है कि खोल युक्त आवरण वाली समुद्री तितलियों के लिए सर्दियों के महीने सबसे खतरनाक होते हैं। कार्बन का उत्सर्जन जैसे जैसे बढ़ेगा महासागरों के अम्लीकरण में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अम्लीकरण की प्रक्रिया जो वसंत के मौसम तक भी जारी रहेगी, जो इन तितलियों के लिए अंडे देने और उनसे निकलने वाले लार्वा के विकास की अवधि को बाधित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो जिस समय इनका अंडे देने का समय होता है उसी समय जो है ये वसंत के मौसम तक अम्लीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके कारण स्वस्थ वयस्क समुद्री तितलियों के रूप में विकसित होने वाले लार्वा की मृत्यु हो सकती है। इनकी आबादी में गिरावट से आहार के लिए इन पर निर्भर रहने वाले बड़े टेरोपोड्स और अन्य समुद्री जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। घटती आबादी का अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों के नीचे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब हम समझते हैं गेको मिजोरोमेंटिस। ये गेको मिजोरामेंसिस क्या है? गेको मिजोरामेंसिस मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार सीमा के पास मिजोरम में फ्लाइंग गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। फ्लाइंग गेको को पैराशूट या ग्लाइडिंग गेको भी कहा जाता है। गेको वस्तुतः आकार में छोटी और लगभग मांसाहारी छिपकलियां हैं। ये दुनिया भर में गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फ्लाइंग गेको की 13 प्रजातियां हैं। इनमें से एक प्रजाति पाइचोजून लाइनोटम जो है मिजोरम में पाई जाती है। इसका नाम मिजोरम राज्य के आधार पर गेको मिजोरोमेंसिस रखा गया है। विशेषताएं देखें तो इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती हैं। यह एक आर्बरियल और निशाचर जीव हैं जो पेड़ों पर रहती हैं। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करके पहुंच सकती हैं। यह गेको पोपेंसिस में काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से उनसे अलग हैं। इसका कारण यह है कि इसकी शारीरिक बनावट और रंग पैटर्न गेको पोपेंसिस से अलग है। बात करते हैं बाओबाब। हाल ही में वन विभाग ने बाओबाब वृक्षों को व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी है। भील जनजाति वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है। ये जनजाति मध्य भारत में पाई जाती हैं। बाओबाब एडनसोनिया वंश से संबंधित हैं। ये अफ्रीका के मुख्य भूमि मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति हैं। ठीक है, हाल ही में वन विभाग ने बाओबाब वृक्षों को जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी है। बाओबाब जो है ये वन है पेड़ अफ्रीका के मुख्य भूमि मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति से संबंधित हैं। इनमें बैरल के आकार के असामान्य तने होते हैं। ये वृक्ष अपनी असाधारण दीर्घायु और एथनोबोटनिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। ये वृक्ष 2000 साल तक जीवित रहते हैं। एथनोबोटनी के तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग स्वदेशी स्थानिक पौधों का उपयोग कैसे करते हैं। एथनोबोटनी के तहत ये अध्ययन किया जाता है किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग स्वदेशी पौधों का उपयोग कैसे करते हैं। एथनोबोटनी इसको हम कहते हैं। इस वृक्ष पर लटकते हुए विशेष फूलों का परागण चमगादड़ बुश बेबी यानी प्राइमेट्स प्रजाति द्वारा किया जाता है। तो परागण जो है वृक्ष पर लटकते हुए फूलों का जो परागण की प्रक्रिया जो है विशेष फूलों का परागण चमगादड़ करते हैं और बुश बेबी जो प्राइमेट्स प्रजाति द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN स्थिति देखें तो ये एंडेंजर्ड माने जाते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN स्थिति एंडेंजर्ड है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वृक्ष के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग हेतु आवेदन किया है। वैश्विक वित्तीय व नवाचार नेटवर्क ग्लोबल फाइनेंसिंग इनोवेशन नेटवर्क का GFIN कहते हैं, इसको हम GFIN कहते हैं। GFIN क्या है? वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क, इसको समझते हैं। GFIN सबसे पहले समझते हैं वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क ग्लोबल फाइनेंसिंग इनोवेशन नेटवर्क GFIN क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसे वित्तीय विनियामकों और संबंधित संगठकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने 2019 में औपचारिक रूप से गठित किया था। उद्देश्य उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में वित्तीय नवाचार का समर्थन करना, नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा विनियामकों में आपसी सहयोग के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना आदि इसके उद्देश्य हैं। सदस्य देखें तो RBI की ओर से
भारत की ओर से आरबीआई सहित 70 से अधिक अन्य वैश्विक संगठक जो हैं जीएफआई यानी वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क में भागीदार हैं। वित्तीय है चूंकि इसलिए आरबीआई इसका भागीदार है। कार्य देखें तो विनियामक प्रणाली में मौजूद कमियों की पहचान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना, इससे पहले कि समस्या और गंभीर हो जाए तथा नुकसान पहुंचाए उसका पता लगाने के लिए एक निगरानी करने वाले साधन के रूप में कार्य करना, डेटा केंद्रित सहयोगात्मक कार्यकलाप करना। इसके अलावा उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रवृत्तियों और नीतियों पर वैश्विक बाजारों और विनियामकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना इसके अंतर्गत शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क जीएफआईएन, वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क यानी ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क जीएफआईएन के ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में शामिल होगा भारत। ठीक है, भारतीय आरबीआई ने जीएफआईएन के पहले ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में भाग लेने के लिए भारत स्थित सभी फर्म्स और नवोन्मेषकों के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दी हैं। टैक्स प्रिंट आरबीआई सहित 13 अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों तथा फर्म्स आदि नवोन्मेषकों के साथ एक मंच पर लाएगा। इसका उद्देश्य ईएसजी फ्रेमवर्क पर जीएफआईएन की प्राथमिकता को चिन्हित किया गया है। ईएसजी यानी कि ईएसजी की फुल फॉर्म में एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस। तो ईएसजी फ्रेमवर्क पर जीएफआईएन की प्राथमिकता को चिन्हित किया गया। साथ ही वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करना है। ग्रीन वॉशिंग प्रचार का एक तरीका है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों और नीतियों को पर्यावरणीय या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक, अनुकूल अथवा पर्यावरणीय या सामाजिक क्षति न पहुंचाने वाले रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। ईएसजी फ्रेमवर्क हितधारकों को ये समझाने में मदद करता है कि कोई संगठन ईएसजी मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है। भारत सेबी एससीबीआई यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी बीआरएसआर ने फ्रेमवर्क की शुरुआत के साथ धीरे धीरे ईएसजी विनियमन की ओर बढ़ रहा है। सेबी की वजह से, क्योंकि सेबी ने जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी बीआरएसआर की फ्रेमवर्क की शुरुआत की है और धीरे धीरे ईएसजी विनियमन की ओर भारत बढ़ रहा है। बीआरएसआर का उद्देश्य किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और उसके ईएसजी प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित करना है। बीआरएसआर का क्या उद्देश्य है? ईएसजी के प्रदर्शन के बीच में और व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और ईएसजी के बीच प्रदर्शन के बीच में संपर्क स्थापित करना है। बीआरएसआर जो है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, 2023 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है बाजार पूंजीकरण के द्वारा। अगली जो सुर्खी है वो है प्लास्टिक प्रदूषण पर यूएनईपी की रिपोर्ट। यूएनईपी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। यूएनईपी की फुल फॉर्म यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस का ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने पर बल दिया गया है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की उपयुक्त रिपोर्टिंग टर्निंग ऑफ द कैफ how the world can end plastic population and create a circular economy शीर्षक से जारी हुई है ये रिपोर्ट आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के समाधान के क्रम में उत्पन्न अलग अलग मुद्दों पर हल प्रस्तुत करती हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन इनपुट्स के पुनरुपयोग पुनर्चक्रण पर आधारित होते हैं। इसका समग्र उद्देश्य उत्पादन के संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो ये बाजार चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपना लेता है। यदि बाजार चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपना लेता है तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 2040 तक 80% तक कम हो सकता है। इन्फोग्राफी के माध्यम से आपको विस्तार से समझना है। वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। 430 मिलियन मीट्रिक टन। इसमें 2/3 से अधिक हिस्सा अल्प उपयोग अवधि वाले प्लास्टिकों के उत्पादों का है, 2/3 हिस्सा। ठीक है, प्लास्टिक 2040 तक 1.5 ताप वृद्धि परिदृश्य के तहत अनुमत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 19% तक उत्सर्जन कर सकता है। यदि सामान्य रूप से व्यवसाय जारी रहता है तो प्लास्टिक उत्पादन 2060 तक तिगुना हो जाएगा। इससे उत्सर्जन और बढ़ जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। इससे पौधों और वन्य जीव सहित अन्य आबादी के लिए भी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। प्लास्टिक अर्थव्यवस्था की चक्रीय अर्थव्यवस्था के बाद रूपांतरण के लाभ देखें
तो इससे रोजगार, आय व नवाचार के अवसर पैदा होंगे। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जुड़े दायित्वों, जोखिम और मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी। अब देखिए ग्रीन पीस संबंधित तथ्य देखें तो ग्रीन पीस ने फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है ग्रीन पीस ने। ग्रीन पीस की शीर्षक रिपोर्ट बता देता हूँ। फॉरएवर टॉक्सिक के बाद 2 डॉट लगा रखे हैं, उसके आगे में लिखा है द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग। इस नाम से शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है ग्रीन पीस ने। इस रिपोर्ट को वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी जीपीटी के तैयार करने के लिए गठित अंतर सरकारी वार्ता समिति के दूसरे सत्र के आयोजन से पहले जारी किया गया है। जीपीटी यानी कि वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2022 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित हुई थी। इस सभा में 175 देशों ने कानूनी रूप से बाध्यकारी जीपीटी नामक वैश्विक संधि तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संधि का उद्देश्य 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखें तो निम्नलिखित 3 विषाक्त स्रोतों से पुनर्चक्रित प्लास्टिक पदार्थों में विषाक्त रसायन जमा हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, वर्जिन प्लास्टिक में उपस्थित जहरीले रसायन प्रत्यक्ष संदूषण यानी कि डायरेक्ट कंटेमिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल जैसे पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से उत्पादित रेजिन को वर्जिन प्लास्टिक कहा जाता है। यानी कि पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से उत्पादित रेजिन जैसे वर्जिन प्लास्टिक कहलाते हैं। वर्जिन प्लास्टिक जो होते हैं वो जहरीले रसायन प्रत्यक्ष संदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल जैसे पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से उत्पादित रेजिन जो होता है उसको प्लास्टिक कहा जाता है, वर्जिन प्लास्टिक। ये ऐसे मौलिक उत्पाद होते हैं जिनका उत्पादन से पहले कभी उपयोग या प्रसंस्करण नहीं किया गया होता है। कीटनाशकों, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स जैसे अन्य पदार्थों की पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक कंटेनर ये पुनर्चक्रण श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और प्लास्टिक को दूषित करते हैं। पुनर्चक्रण प्रक्रिया जहां प्लास्टिक को गर्म किया जाता है। वर्ष 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन की वर्तमान की तुलना में 3 गुना होने का अनुमान है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण के खतरे देखें तो उसमें है पुनर्चक्रित प्लास्टिक के रसायन का उच्च स्तर पर पुनर्चक्रित प्लास्टिक में रसायन जो है रसायन का जो उच्च स्तर पाया जाता है ये मानव शरीर के लिए जहरीला हो सकता है या पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकता है। प्लास्टिक पुनर्चक्रण से लगातार कैंसर कारक यौगिक यानी कि कैंसरोजेनिक कंपाउंड्स उत्सर्जित होते हैं। ये यौगिक हैं डाइऑक्सिन और फ्यूरेन। प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रतिष्ठानों में आग लगने का खतरा अधिक होता है। यह खतरा उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहां ई अपशिष्ट के रूप में इस्तेमाल की गई बैटरी से युक्त प्लास्टिक को भंडारित किया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें देखें तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान यानी पॉल्यूटर से पेज के सिद्धांत को अपनाना जायज़ है। इस सिद्धांत के अनुसार जो लोग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए ताकि मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। प्लास्टिक के भंडार और अपशिष्ट के निपटान के लिए गैर दहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़े उससे पहले प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है इसको समझ लेते हैं। चक्रीय प्रणाली के माध्यम से बाजार का रूपांतरण। बाजार में 3 प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है: पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण और नई दिशा और विविधता। देखिए सबसे पहले प्लास्टिक के उपयोग में कमी करना, ठीक, प्लस में पुनः उपयोग करना, ठीक, इसके अलावा पुनर्चक्रण करना उसका, इसके अलावा नई दिशा और विविधता इसमें लाना, प्लस लेगेसी प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटना। ये कहलाता है नीतियाँ और विनियामक फ्रेमवर्क के तहत ये शामिल हैं। अब हम जो समझने वाले हैं वो है ज़ीरो वेस्ट के लिए वन स्टॉप सेंसर, यानी वन स्टॉप सेंसर फॉर ज़ीरो वेस्ट। तो वेस्ट जीरो हो इसके लिए वन स्टॉप सेंसर क्या है? सरकार रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ RRR नामक वन स्टॉप सेंसर लॉन्च करने जा रही हैं। इन सेंसर्स पर नागरिक, वाणिज्य उद्यम आदि अपने अप्रयुक्त और उपयोग की जा चुकी प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों, खिलौनों को जमा करा सकेंगे। इस प्रकार ये सेंसर्स वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे। इन वस्तुओं को अलग अलग हितधारकों के पास भेजा जाएगा। हितधारकों द्वारा इन वस्तुओं को फिर से उपयोग के लिए नवीनीकृत किया जाएगा या इनसे नए उत्पाद बनाए जाएंगे। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इन RRR केंद्रों को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यानी कि SBMU 2. जो स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत मिशन SMB
सेम सेम लिखा गया है। स्वच्छ को एस, भारत को बी और मिशन को एम। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि अर्बन कहते हैं। तो SBM यानी कि SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी लाइफ LIFE मेरा स्वच्छ शहर, माई लाइफ माई क्लीन सिटी के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला टॉपिक है जलवायु के लिए ऋण स्वैप, डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। जलवायु के लिए ऋण स्वैप यानी DFC यानी डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप एक प्रकार का स्वैप ऋण स्वैप हैं। इसके तहत ऋणी देश अपने बाह्य ऋण यानी एक्सटर्नल डेब्ट का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के बजाय अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान करता है। यह कार्य ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी रूप से सहमत शर्तों के तहत किया जाता है। इसे ऋण का पुनर्गठन करने वाले एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य ऋणग्रस्त देशों को अपने देश में जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त ऋण न लेना पड़े, इसलिए किया जाता है। इसका पहली बार उपयोग लैटिन अमेरिका में 1980 में किया गया था। यह ऋण संबंधी राहत उपाय के रूप में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बीच अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हो गया है। DFC स्वैप का उपयोग निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। जलवायु संबंधी व्यय में वृद्धि के लिए, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक गिरावट के दौरान ऐसे निवेशों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। साथ ही जलवायु संबंधी लचीलेपन और जैव विविधता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सुधार में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा बाह्य संप्रभु ऋण में कमी लाने के लिए, इसके अलावा विकसित राष्ट्र की वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यानी कि DFC स्वैप मुख्यतः पेरिस समझौते और ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो यानी कि GFANZ के हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए एक साधन के रूप में काम करता है। DFC स्वैप का उपयोग हस्ताक्षरकर्ता देश विकासशील देशों के स्वच्छ और जलवायु अनुकूल भविष्य का निर्माण करने वाले प्रयासों में वित्तीय सहायता प्रदान करके अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने में कर सकेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन और मुद्रास्फीति, क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन। यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन में हर साल वैश्विक मुद्रास्फीति के 1% अंक में वृद्धि होगी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से 1% अंक में वृद्धि होगी। इस महंगाई का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों का महंगा होना है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि बढ़ते तापमान से वार्षिक मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। यदि वृद्धि 2035 तक 0.32 से 1.18% अंक तक अधिक होंगी। ठीक है, इससे उपभोक्ताओं और उन नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां पैदा होंगी जो मुद्रास्फीति के निम्न स्तर को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह का विश्लेषण IMF ने भी पहले हालिया रिपोर्ट आई of the storm, the impact of climate shocks on inflation and growth में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, IMF ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, आई ऑफ द स्टॉर्म द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट शॉक्स ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ में प्रस्तुत किया गया था। IMF के द्वारा जारी रिपोर्ट हालिया रिपोर्ट है। जलवायु जनित प्राकृतिक आपदा का कई माध्यमों से मुद्रास्फीति और समृद्धि पर अलग अलग विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आना, श्रम उत्पादकता में कमी होना, धन और आय में कमी होना, इस प्रकार उपभोग और निवेश में कमी होना, परिवहन अवसंरचना और वितरण लागत का प्रभावित होना, कोर और खाद्य मुद्रास्फीति पर मौसम से संबंधित आघातों का प्रभाव जो देश के समूहों के परिणाम व पैटर्न में महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाएगा। जलवायु आघातों के प्रति मुद्रास्फीति और समृद्धि संबंधी प्रतिक्रिया के अलग अलग पैटर्न से देश के भीतर समाज के विविध वर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति व आय वृद्धि के स्तर में अधिक विविधता आएगी। अगला टॉपिक है लक्ष्य 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टारगेट क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने द ग्लोबल एनुअल 2 डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023-27 और एक और रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 शीर्षक से 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं। WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है। पहली तो रिपोर्ट द ग्लोबल एनुअल 2 डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027 और दूसरी है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की। इन रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 तक वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 2015 के पेरिस समझौते के तहत पक्षकारों ने औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे तक सीमित करने का संकल्प लिया था 2015 में पेरिस समझौते में। ठीक है, हालांकि वर्तमान लक्ष्य औसत तापमान वृद्धि को वर्तमान जो औसत तापमान वृद्धि है
उसको वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना यहाँ पर लक्ष्य है। इस लक्ष्य को 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC वैश्विक लक्ष्य के रूप में समर्थन दिया था। हालांकि लघु द्वीपीय देशों को 2 डिग्री सेल्सियस तक का लक्ष्य स्वीकार नहीं था, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। अब हम समझेंगे निर्धारण सीमा से अधिक तापमान वृद्धि के दुष्प्रभाव। इसके कई प्रभाव हैं। जलवायु प्रभाव है, आर्कटिक समुद्री बर्फ मुक्त ग्रीष्मकाल है, इसके अलावा समुद्री जल स्तर में वृद्धि है, इसके अलावा चरम गर्मी है, इसके अलावा गंभीर सूखा है, प्रवाल भित्तियों पर प्रभाव है, वनस्पति और जंतु और प्रजातियों आदि पर प्रभाव है। तो एक एक करके सबको समझेंगे। जलवायु प्रभाव क्या है, देखिए निर्धारित सीमा से अधिक तापमान में वृद्धि के दुष्प्रभाव में पहला है तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से क्या क्या नुकसान होंगे। देखिए जलवायु प्रभाव में सबसे पहला है आर्कटिक समुद्री बर्फ मुक्त ग्रीष्मकाल। तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो प्रत्येक शताब्दी में एक बार जो है ग्रीष्मकाल आ जाएगा, समुद्री बर्फ मुक्त ग्रीष्मकाल, जिसको आर्कटिक कहते हैं हम। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो प्रत्येक दशक में 10 साल में 2 बार ऐसा होगा। दूसरा जो प्रभाव है समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, 2100 में बाढ़ का सामना यहाँ पर हो सकता है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है वैश्विक स्तर पर 31 से 69 मिलियन लोग जो हैं प्रभावित होंगे। इसके अलावा अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होती है तो बस 32 से 80 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। चरम गर्मी तीसरा प्रभाव है, प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम एक बार सामना यहाँ पर देखने को मिलेगा चरम गर्मी का। लगभग 14% वैश्विक आबादी जो है प्रभावित होगी इससे, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ठीक है। और 37 डिग्री वैश्विक आबादी प्रभावित होगी अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। गंभीर सूखे की समस्या आ सकती है, प्रभावित शहरी आबादी में वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर 300+ मिलियन आबादी जो है इससे प्रभावित होगी, 350+ सॉरी। और वैश्विक स्तर पर 411+ मिलियन आबादी प्रभावित होगी अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो प्रवाल भित्तियों मूंगा चट्टान पर इसका प्रभाव पड़ेगा, 70 से 90% नष्ट हो जाएंगे। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है और पूरी की पूरी नष्ट हो जाएंगी, 99% मतलब जो 99% नष्ट हो जाएंगे अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो वनस्पति एवं जंतु पर प्रभाव देखें तो प्रजातियां आधे से अधिक पर्यावरण क्षेत्र खो देंगी। अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता तो 6% कीट मर जाएंगे, 8% पादप और 4% कशेरुकी प्राणी। और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 18% कीट, 16% पादप और 8% कशेरुकी प्राणी जो है यहाँ पर इसके प्रभाव में आएंगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य से पृथ्वी को लगातार और तीव्र हीट वेव, सूखा, भारी वर्षा, समुद्री जल के स्तर में वृद्धि जैसे अधिक जलवायु संकटों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा है लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थता के प्रमुख कारण। अमेरिका, जापान, रूस और कनाडा जैसे विकसित देशों ने अपने जलवायु संकल्पों को पूरा करने में बहुत कम प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि ये देश अत्यधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए गए बिल्ड बैंक समाधान संधारणीय नहीं हैं। अगला टॉपिक है आर्कटिक एप्लीकेशंस। आर्कटिक एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक अध्ययन में इस बात को उजागर किया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान में असामान्य रूप से अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सबसे पहले ये समझेंगे कि WMO क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है, इसको समझते हैं। इसकी स्थापना 1950 में WMO कन्वेंशन को अपनाने के तहत एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई है। इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है। IMO से हमने जो है WMO लिया है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है। जिसकी स्थापना जो हमने IMO की स्थापना 1873 में की थी और 1950 में WMO हमने बना दिया। उद्देश्य क्या है WMO के, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके उद्देश्यों में है पहला शामिल, ध्यान दीजिएगा, ये निम्नलिखित मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के लिए एक समर्पित संस्था है। पहला, पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली। दूसरा, स्थल और महासागरों के साथ पृथ्वी के वायुमंडल की परस्पर क्रिया। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उत्पन्न मौसम व जलवायु। इसके अलावा उपयुक्त के परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण के लिए, ठीक है। इसके सदस्य देशों की संख्या करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य WMO का है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें इस WMO के बारे में तो है विश्व मौसम विज्ञान कॉन्फ्रेंस इसकी सर्वोच्च संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है।
आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत तापमान की तुलना में कम से कम 2 गुना गर्म हो गया है। ध्रुवों और उष्ण कटिबंधों के बीच तापमान में वृद्धि को अंतर आर्कटिक या पोलर एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पोलर एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है, इसको हम एप्लीकेशंस कहते हैं। आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेज़ी से गर्म क्यों हो रहा है, इसके कारण समझते हैं। पहला है, आर्कटिक में हिमावरण पिघल रहा है, इसके चलते सूर्य का प्रकाश सीधे स्थल भाग या जलीय भाग तक पहुंच रहा है। इस तरह ये क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर रहा है। वायु परिसंचरण की मौजूदा प्रणालियों द्वारा उष्ण कटिबंधों से ध्रुवों तक का ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एप्लीकेशंस अधिक हो रहा है। अंटार्कटिका में कम हो रहा है, आर्कटिक में ज़्यादा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्कटिक का समुद्री हिमावरण से ढका हुआ है और अंटार्कटिका अधिक बर्फ और हिम की स्थायी मोटी परत से ढका है, एक महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में अंटार्कटिका समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। बात करें अगले टॉपिक की पर्यावरण से जुड़े, तो है वो है रिवर सिटीज़ अलायंस, RCA। रिवर सिटीज़ अलायंस क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने RCA यानी कि रिवर सिटीज़ अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया है। ये सेमिनार है RCA रिवर सिटीज़ अलायंस। RCA नदी तट पर बसे शहरों के लिए एक समर्पित मंच है, ठीक है, और इसका उद्देश्य शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन हेतु विचार विमर्श करना, चर्चा करना, सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना है। अब इसका विस्तार भारत में नदी तट पर स्थित 109 शहरों और डेनमार्क से एक अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शहर तक हो गया है। यह अलायंस नदी तट पर स्थित भारत के सभी शहरों के लिए खुला है। RCA जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक सफल साझेदारी है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना यानी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिड्यूक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, इसको हम कहते हैं कोर्सिया, CORSIA। भारत वर्ष 2027 से ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, तो IC यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विमानन संगठन, एविएशन यानी कि विमानन और संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, तो एविएशन जो है विमानन को कहते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। ICAO की अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना यानी कि कोर्सिया तथा दीर्घकालिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य LTAG का यहाँ पर अर्थ हुआ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। तो LTAG योजना में शामिल होगा ये घोषणा नागर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल विमानन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जारी की हैं LTAG योजना को, ठीक है। ये घोषणा जो है LTAG योजना की बात यहाँ की गई है। विमानन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित लक्ष्यों को अपनाता है। उन्होंने अपनाया है निम्नलिखित लक्ष्यों को। पहला है 2050 तक 2% वार्षिक दर से ईंधन दक्षता में सुधार करना, 2050 तक कार्बन तटस्थ समृद्धि और शून्य उत्सर्जन करना। इसके अलावा कोर्सिया बाजार विकृति को न्यूनतम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विमानन को उत्सर्जन को कम करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीका प्रदान करती हैं। इस दौरान ICAO के सदस्य देशों की विशेष परिस्थितियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। कोर्सिया 3 चरणों में लागू की गई हैं। प्रायोगिक चरण 2021 से 2023 के दौरान, उसके बाद पहला चरण जो है 2024 से 2026 के दौरान, दूसरा चरण 2027 से 2035 के दौरान, तीसरा चरण मतलब प्रायोगिक चरण, फिर प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण है, और ये 3 चरण यहाँ पर हैं। 2021 से 2035 तक का ये दरमियान टाइम पीरियड है। इनमें 2 चरणों में भागीदारी स्वैच्छिक हैं, ठीक। कोर्सिया केवल एक देश से दूसरे देश के लिए शुरू होने वाली उड़ानों यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होती हैं। कोर्सिया 2021 से 2035 के बीच लगभग 2.5 बिलियन टन CO2 को कम करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि CO2 उत्सर्जन में प्रत्येक वर्ष औसत 164 मिलियन टन की कमी होगी। 41वीं ICAO सभा ने UNFCCC पेरिस समझौते का समर्थन करने के लिए LTAG
LTAG का मतलब है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, LTAG को दीर्घकालिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो हैं। LTAG को अपनाया है 41वीं ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सभा ने UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो UNFCCC पेरिस समझौते का समर्थन करने के लिए LTAG यानी कि लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स LTAG को अपनाया है। 2050 तक अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करेगा। LTAG अलग अलग देशों के लिए उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों के रूप में विशिष्ट दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का निर्धारण नहीं करता है। हालांकि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय समय सीमा और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें योगदान देगा। ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय शिकागो अभिसमय के तहत की गई हैं। इस अभिसमय को 1944 में 54 देशों ने तैयार किया था। सदस्यता देखें तो ICAO की सदस्यता 193 देशों के पास है। उल्लेखनीय है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कोई अंतर्राष्ट्रीय विमानन विनियामक नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका उद्देश्य वैश्विक नागर विमानन प्रणाली के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक जो है वो है ध्रुवीय ज्योति अरोरा क्या है ध्यान दीजिएगा। लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IOA ने पहली बार ध्रुवीय ज्योति का या अरोरा की एक दुर्लभ घटना को सफलतापूर्वक दर्ज किया है लद्दाख में। ठीक, भारतीय खगोलीय वेधशाला यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो हैं उसने IAO ने ये घटना दर्ज की है। IOA लद्दाख के चांगथांग की हनले घाटी में सरस्वती पर्वत पर जो है स्थित हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 14,800 फीट की ऊंचाई है। ध्रुवीय ज्योति एक प्रकार का भूचुंबकीय तूफान है। यह परिघटना सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर मध्य क्रिया के फलस्वरूप होती हैं। कोरोनल मॉस इजेक्शन की परिघटना के दौरान सूर्य की अरबों संख्या में आवेशित कण निकलकर अत्यंत उच्च गति से अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन आवेशित कणों की गति कभी कभी लगभग 3 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती हैं। इस क्रम में जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें ध्रुवीय प्रकाश की परिघटना देखने को मिलती हैं। उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जो 2 ध्रुवीय दीर्घ वृत्तों यानी 2 एरोनॉटिकल ओवल्स जो का निर्माण करते हैं, दीर्घ वृत्तों का निर्माण करते हैं। ध्रुवीय ज्योति को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति यानी अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव के पास ध्रुव ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। दक्षिणी के पास ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी के पास अरोरा बोरियलिस कहते हैं। इस परिघटना को अधिकांशतः उच्च अक्षांशों और पृथ्वी के ध्रुवों के समीप स्थित अलास्का, कनाडा और अंटार्कटिका जैसे स्थानों पर देखा जा सकता है। हालांकि जियो इफेक्टिव कोरोनल मॉस इजेक्शन यानी CME की परिघटना जो है कोरोनल मॉस इजेक्शन जो है जियो इफेक्टिव की परिघटना के साथ उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को पहली बार मध्य से निम्न अक्षांशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, थोड़ी बहुत कम चमक के साथ यूरोपीय शहरों और यहाँ तक कि चीन और भारत में भी देखा गया है। ध्रुवीय ज्योति की परिघटना जिस दिन के किसी भी समय घटित हो सकती है, लेकिन अंधेरा होने पर इसे बिना किसी उपकरण के आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को पहली बार जो है चीन भारत तक भी देखा गया है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की बात हो रही है, दक्षिण वाले की बात नहीं हो रही है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति जो ये दिखाई देती है उसको अरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिणी वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय ज्योति का रंग और पैटर्न मुख्यतः कैसा होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में टकराने पर, दीप्तिमान होने पर अलग अलग आवेशित आयनों और परमाणुओं पर निर्भर होता है। साथ ही इस पर चुंबकीय बल रेखाओं लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का भी प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के कारण इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। नीला, बैंगनी रंग, लाल रंग,
जो हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे दिखाई देता है। प्रबल चमकीला हरा रंग 100 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे दिखाई देता है। रूबी लाल रंग 240 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर दिखाई देता है। अरोरा या ध्रुवीय ज्योति के लिए परिस्थितियाँ देखें तो स्वच्छ आकाश, बादल की अनुपस्थिति और पूर्ण अंधेरा यहाँ पर ज़रूरी है। अब हम समझते हैं सन हेलो यानी सन हेलो क्या है ये। उत्तर भारत में सन हेलो या सूर्य के प्रभाव मंडल की घटना देखी गई हैं। उत्तर भारत में सन हेलो या सूर्य के प्रभाव मंडल के बारे में क्या जानते हैं, क्या है ये एक बहुरंगी प्रकाशमय वलय है जो सूर्य के चारों ओर वृत्त के रूप में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती हैं। इसे 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या हमेशा लगभग 22 डिग्री होती हैं। हेलो या प्रभामंडल का निर्माण कैसे होता है। हेलो जो है पृथ्वी से 20,000 फीट यानी कि लगभग 6 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर गति करते हुए उच्च व पतले पक्षाभ बादलों यानी सर्कस क्लाउड्स का संकेत देते हैं। इन बादलों में लाखों की संख्या में षटकोणीय आकार के हिम के क्रिस्टल होते हैं। ठीक, षटकोणीय हिम क्रिस्टल पक्षाभ बादलों में पाए जाते हैं। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन हिम क्रिस्टल से टकराता है तो ये प्रकाश हिम क्रिस्टल की सतहों पर अपवर्तित हो जाता और मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने के कारण सूर्य की किरणों में मौजूद प्रकाश के रंग अलग अलग विक्षेपण के कारण मतलब बिखर जाते हैं। विक्षेपण के कारण जो है ये अलग अलग रंग में बदल जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप रंगों का एक स्पेक्ट्रम वर्णक्रम प्राप्त होता है और जो हमें प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है। प्रभामंडल की घटना को हिम क्रिस्टल और देखने वाले एक मध्य निश्चित सापेक्ष अवस्थिति और कोण होने पर ही देखा जा सकता है। यही कारण है कि सूर्य के प्रभामंडल को देखना एक दुर्लभ क्षण होता है। सन हेलो, ठीक है, इसका चित्र आप देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर रूप में एक आपको दिखाई देता है, सन हेलो कहते हैं इसे। ठीक है, हिम के क्रिस्टल से होकर जाने के दौरान प्रकाश को 2 बार अपवर्तन होता है। प्रकाश के मुड़ने का स्तर हिम क्रिस्टल के व्यास पर निर्भर करता है। 22 डिग्री हेलो के रूप में प्रकाश हिम के क्रिस्टल के एक तरफ से प्रवेश करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रवेश और निकास 2 बार अपवर्तन करते हैं। दोनों समय इसका अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष की तरह सूर्य या चंद्रमा का प्रभामंडल देखने की सापेक्ष अवस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए देखने वाले अपनी सापेक्ष स्थिति के आधार पर हिम के क्रिस्टल द्वारा निर्मित अलग अलग प्रभामंडल देख सकते हैं। चंद्रमा का प्रभामंडल लगभग रंगहीन होता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश बहुत दीप्तिमान नहीं होता है। हेलो जैसे वायुमंडलीय प्रकाशीय परिघटना का उपयोग मौसम की जानकारी संबंधी विद्या पारंपरिक ज्ञान के रूप में किया जाता था। मौसम विज्ञान के विकसित होने के पहले इस परिघटना को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता था। इनसे अक्सर ये संकेत मिलता है कि अगले 24 घंटों के भीतर वर्षा होगी। इसलिए ऐसा क्योंकि हेलो का निर्माण करने वाले पक्षाभ स्तरीय मेघ जो हैं निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। अगला टॉपिक है विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है। वर्ल्ड्स सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल जो है, ब्लू होल की बात हो रही है। तो ये ब्लू होल क्या होता है, जिसको हम नीला छिद्र कह सकते हैं। नीला छिद्र तो नहीं कह सकते, मतलब जो भी ये ब्लू होल मैक्सिको में खोजा गया है क्या है ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल सिंक होल का पता लगाया है। मैक्सिको में स्थित इस ब्लू होल को ताज माँ नाम दिया गया है। ठीक है, जिसका माया भाषा में अर्थ होता है गहरा पानी। ठीक, ब्लू होल वास्तव में पानी के नीचे एक विशाल सिंक होल है। यह सैकड़ों मीटर लंबा और शहरों से भी बड़े क्षेत्रों में फैला होता है। इसकी ऊंचाई भी कई गगनचुंबी इमारतों के बराबर है। ब्लू होल का नाम उसके नीले रंग के मध्य भाग और हल्के नीले रंग की परिधि के कारण रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हिम युग में हुआ था, जब समुद्र का जल स्तर वर्तमान स्तर से 100 से 120 मीटर कम था। इन्हें सूक्ष्म जीवीय यानी माइक्रोबैक्टीरियल जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ड्रैगन होल या लॉन्ग डॉग पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल है। ठीक है, पृथ्वी पर जो सबसे गहरा ब्लू होल है उसमें है एक तो ड्रैगन होल या लॉन्ग होल। ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित हैं और इसकी जो गहराई है 980 फीट से भी अधिक हैं। दक्षिणी चीन सागर में ये अवस्थित हैं। अब ध्यान दीजिएगा, युकाटन प्रायद्वीप मध्य अमेरिका में स्थित ये प्रायद्वीप हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को अलग करते हैं। इस प्रायद्वीप में मैक्सिको, इसके अलावा ग्वाटेमाला, इसके अलावा बेलीज के कुछ हिस्से शामिल हैं।
अगले सुर्खी की बात करते हैं, वो है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा क्या है? पश्चिम घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ये भूवैज्ञानिक अपरूपण क्षेत्र यानी कि शियर जोन है जो पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित है। अपरूपण क्षेत्र भूप्रवृत्ति में कमज़ोर क्षेत्र होते हैं। ये एक गलियारा है जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। भरतपुजा नदी यहीं से होकर गुजरती है। कोयम्बटूर से पलक्कड़ को जोड़ने वाला ये गलियारा जो है पालघाट दर्रे के नाम से जाना जाता है। पालघाट दर्रे की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के गोंडवाना भूभाग से अलग होने के बाद महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट के प्रवाह से हुई है। पालघाट दर्रे के उत्तर में स्थित पश्चिमी घाट में वार्षिक रूप से अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसके दक्षिणी भाग में वर्षा जो है वर्ष भर समान मात्रा में होती है। पालघाट दर्रे में पाई जाने वाली वनस्पति को शुष्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों में मौजूद विभाजन को भी चिन्हित करता है। पालघाट दर्रे के दक्षिण में स्थित पश्चिम घाट के हिस्से में प्रजातीय समृद्धता और जातीय वृत्तीय विविधता प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। जाति वृत्तीय विविधता जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रजाति समृद्धता भी पाई जाती हैं। जाति वृत्तीय विविधता जिसको हम कहते हैं साइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक ये जाति वृत्तीय विविधता क्या होती हैं? यह प्रजातियों के अलग अलग समूहों के बीच आनुवंशिक संबंध को प्रकट करती है। फाइलोजेनेटिक इसको कहते हैं हम। अगला टॉपिक जो है अरब सागर में अमृत और मूंगा ब्लॉक क्या है? अमृत एंड मूंगा ब्लॉक्स इन अरेबियन सी। ओएनजीसी ने अरब सागर में मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में अमृत और मूंगा ब्लॉक्स नामक 2 ब्लॉक्स में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है। ये ब्लॉक्स खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति यानी OALP के अंतर्गत शामिल हैं। OALP यानी ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो इसके तहत ये अंतर्गत शामिल है। OALP को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति यानी हेल्प के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत हाइड्रोकार्बन अन्वेषण करने वाली कंपनी सरकार से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अन्वेषण ब्लॉक्स का चयन कर सकती हैं। OALP यानी कि ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति हेल्प के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत हाइड्रोकार्बन अन्वेषण करने वाली कंपनी सरकार से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अन्वेषण ब्लॉक्स का चयन कर सकती हैं। ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत OALP के तहत तेल और गैस, कोल बेड, मीथेन और गैस हाइड्रेट जैसे हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का इच्छुक बोलीदाता किसी भी नए ब्लॉक्स जो पहले से भी अन्वेषण के दायरे में कम नहीं है की खोज के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है। HELP हेल्प 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अन्वेषण और उत्पादन नीति है। ये नीति भारत में अन्वेषण और उत्पादन में सुधार के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति NELP की जगह लाई गई हैं। NELP क्या है? NELP है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक। NELP की जगह लाई गई है। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत के अन्वेषण क्षेत्र को 2025 तक 0.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 2030 तक जो है 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाना यहाँ पर है। भारत सरकार का लक्ष्य अन्वेषण क्षेत्र जो है उसको बढ़ाना है। इसके बाद हम सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज़ को समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में।